हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी त्रिमुनियों की। त्रिमुनियों के परिचय देके उनके जो ग्रंथ हैं उनको देखा, उनसे जुड़े जो कुछ प्रश्न आते हैं उनको भी देखा था। उसके बाद आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण की। यहाँ से जो संज्ञा प्रकरण है वो हमारे सिलेबस में है और सिलेबस के तीसरे यूनिट में आता है। संज्ञा प्रकरण के अंदर हम क्रम से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक करेंगे माहेश्वर सूत्रों पर, दूसरी हम चर्चा करेंगे प्रत्याहारों की, और तीसरे हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार की। 3 बिंदु हैं जो संज्ञा प्रकरण के अंदर पढ़े जाएंगे। इसमें से तीनों बिंदु जुड़े एक दूसरे से। यदि हमको माहेश्वर सूत्र याद हैं तो उनसे प्रत्याहार बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, और यदि प्रत्याहार हम निर्माण करना जानते हैं तो वर्ण विचार में दिक्कत नहीं आएगी। तो तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं, और ये जो प्रत्याहार है बीच में, ये प्रत्याहार संधियों को समझने में सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। यदि हम प्रत्याहार निर्माण करना जानते हैं तो फिर आपको संधियों के सूत्र समझने में, संधियों के नियम समझने में दिक्कत नहीं आएगी। माहेश्वर सूत्र की हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले देख करके आ चुके हैं। माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने प्राप्त किए थे, शिवजी से ये प्रदत्त हैं। संख्या इनकी 14 है। इन 14 सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, जो संस्कृत व्याकरण का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। ये सूत्र जो है, इनका मूल उद्देश्य प्रत्याहार निर्माण करना ही होता है, इसलिए इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा गया है। ये प्रश्न भी कई जगह देखा गया है कि माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है, तो उसमें एक विकल्प में पाणिनि सूत्र भी आता है और एक विकल्प प्रत्याहार सूत्र का भी होता है। कई बार देखा गया है कि पाणिनि के द्वारा लिखे होने के कारण लोग इनको भरते हैं कि ये पाणिनि सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी इनको पाणिनि सूत्र नहीं कहा गया, इनको कहा गया है प्रत्याहार सूत्र। तो विकल्प में प्रत्याहार सूत्र है तो उसको भरा जाए, पाणिनि सूत्र नहीं भरना चाहिए। प्रत्याहार के बाद में इनका जो काम है, हम देखते ये है कि संख्या इनकी 14 है, और संख्या जिस क्रम में इनको लिखा जाता है, जिस क्रम में इस 14 सूत्र लिखे होते हैं, हमको उसी क्रम में इनको याद करना होता है। क्योंकि एक भी सूत्र का क्रम यदि बिगड़ता है या एक भी वर्ण का क्रम बिगड़ता है तो फिर हमको आगे जा कर के प्रत्याहार निर्माण में दिक्कत आती है, हम प्रत्याहार निर्माण सही से नहीं कर सकते। इसलिए माहेश्वर सूत्रों को तरीके से और सही क्रम से और व्यवस्थित क्रम से ही याद किया जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे माहेश्वर सूत्रों की कि ये माहेश्वर सूत्र कितने हैं, कौन कौन से हैं, और इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं से संबंधित हैं और परीक्षाओं में या तो पूछ लिए गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आप इसमें सबसे पहले हम आ जाएं माहेश्वर सूत्रों पर। नंबर 1 हम यहाँ लिख लें माहेश्वर सूत्र। इन माहेश्वर सूत्रों को हम एक निश्चित क्रम से देखेंगे। जो संख्या इनकी 14 है ये हमको पहले से पता है। 14 सूत्र कौन कौन से हैं, उसमें आप पहला सूत्र लेंगे अ ई ऊण, दूसरा सूत्र इसका होता है री लृक, तीसरा एओंग, चौथा सूत्र होता है अयोच, पांचवा सूत्र होता है हयवरट, छठवां है लण, सातवां है यमगणनम, आठवां है
झफय 9 नंबर पे आता है घड़दस 10 नंबर का सूत्र होता है जबगड़दस। सूत्र नंबर हम 11 देखें तो ख फ छ ठ थ च ट तव। 12 नंबर पे आएगा कपय। 13 नंबर पर आएगा स स सर और 14 नंबर पर आएगा हल। ये 14 सूत्र हैं जो मायसा सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये 14 सूत्र जिस क्रम में हमको दिए गए हैं उसी क्रम में इनको याद करना चाहिए, क्योंकि इनका क्रम बिगड़ने पर आगे जो हम प्रत्याहार देखते हैं वो प्रत्याहार निर्माण सही नहीं हो पाता है। यदि आपको प्रत्याहार को सही करना है तो इन 14 सूत्रों को सही क्रम से याद करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें जो वर्ण जहाँ दिया हुआ है वो वर्ण उसी क्रम पे आना चाहिए। इनके लिए हम क्या देखें कि हमारे साथ समस्या और भी रहती है कि कभी कभी वर्णों का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं, तो वो उच्चारण हमारे पास सही होना चाहिए। एक एक वर्ण की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत है, वो हलंत होना चाहिए, क्योंकि इनका जो अंतिम वर्ण जो हलंत होता है वो प्रत्याहार निर्माण में सहायक होता है। यदि कोई हमसे पूछता है कि प्रत्येक प्रत्याहार का वर्ण या फिर प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इसका काम क्या है, तो इसका कोई काम है तो वो यही है कि ये प्रत्याहार को बनाने में सहायक है, प्रत्याहार के निर्माण में सहायक होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। तो ये हलंत वर्ण अंत में होना जरूरी है। यदि आप इनको देखें तो इन सूत्रों के अंदर केवल वर्णमाला है और संस्कृत वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम यदि कहीं बनता है, कोई ये पूछता है कि संस्कृत वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम कहाँ पर है, तो संस्कृत वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम माहेश्वर सूत्रों के अंदर ही मिलता है। यदि आपसे पूछे कि वैज्ञानिक क्रम का मतलब क्या है, तो वैज्ञानिक क्रम मान सकते हैं कि जो सही क्रम था, जो प्रारंभिक क्रम था वो वैज्ञानिक क्रम था, वो क्रम इस वर्णमाला के अंदर है। और संस्कृत वर्णमाला में, संस्कृत व्याकरण में यदि वर्णमाला से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न आपको माहेश्वर सूत्रों में से निकाल करके ही उसका उत्तर देना होता है, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। अब इसको हम देखें कि प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं, ये प्रारंभ के 4 सूत्र आपको मिलेंगे अच संज्ञक। आप कह सकते हैं प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं वो स्वर संज्ञक माने जाते हैं। इनमें आप चारों सूत्रों में केवल स्वरों को देखते हो और बाद के सूत्र नंबर 5 से लेकर के और 14 तक के जो सूत्र आपको मिलेंगे वो आपको मिलते हैं सूत्र हल संज्ञक। अर्थात इन सूत्रों के अंदर व्यंजनों की गणना की गई है। तो शुरू के 4 सूत्र स्वरों को बताने वाले हैं और बाद के जो 5 से लेकर के 14 तक अर्थात जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजनों को बताने वाले सूत्र हैं। आपको इनको याद करने का तरीका देखा जाए तो शुरू के 4 में तो स्वर हैं, लेकिन बाद के 5 में व्यंजन है। और व्यंजन हमारे पास 33 होते हैं और 33 व्यंजन हमको पता है कि 3 हिस्सों में बटे हैं, जिसमें स्पर्श भी है, अंतस्थ भी हैं और ऊष्म भी हैं। इसमें से आप यदि हम उनको क्रम देख लें तो सूत्र नंबर जो 5 और 6 दिया हुआ है, इस 5 और 6 में आपको मिलेंगे अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं, य, व, र और ल। ये अंतिम वर्ण हम नहीं ले रहे, इसकी हम बात आगे कर लेंगे कि अंतिम वर्ण हम क्यों नहीं ले रहे, लेकिन फिर थोड़ा सा हम जान लें कि प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। जो आप जब वर्ण गिनते हो तो वो यहाँ पर गिनती में नहीं आता, इसलिए आप इसमें से यहाँ से 4 लें तो य, व, र और ल, ये 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं और ये अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम भी होता है। यदि प्रश्न बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है, तो वो य, व, र, ल को ही माना गया है। सही क्रम जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सूत्रों में से निकाल करके ही देने होते हैं। आप आगे जाएं तो सूत्र नंबर 7 जो है उसमें आपको मिलेंगे वर्ग के 5वें वर्ण।
प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है सूत्र नंबर 7 में। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों का यदि अंतिम एक एक वर्ण लिया जाए तो 5 वर्ण हो जाएंगे। तो सूत्र नंबर 7 वर्ग के पांचों वर्णों का सूत्र है। इसमें आप कह सकते हो कि अनुनासिक वर्णों का सूत्र है नंबर 7। आप 8 में आए और 9 में आए तो ये दो सूत्र जो है इसमें आपको मिलेंगे वर्ग के चौथे वर्ण। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है 1 2 3 4 5। तो 8 और 9 में वर्ग का चौथा वर्ण आ गया। सूत्र नंबर आप 10 में आए तो आपको मिलेंगे वर्ग के तीसरे वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो आपको मिलेगा सूत्र नंबर 10 में। आप गिनती करें तो 1 2 3 4 5। तो 10 तक हम आ गए, वर्ग के तीसरे वर्ण आ गए। आप सूत्र नंबर 11 में और 12 में देखेंगे तो आपको मिलेंगे वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आपको मिलता है सूत्र नंबर 11 और 12 में। आप क्रम देख लें तो 1 2 3 4 5 शुरू के 5 वर्ण वर्ग के दूसरे वर्ण है और 1 2 3 4 और 5 अंतिम 5 वर्ण वर्ग के पहले वर्ण है। तो फिर ये जो क्रम बनता है इसका उल्टा चल रहा है, तो आप इसको यहाँ चेंज कर लें 2 और 1। 12 तक की बात हो गई। अब 13 और 14 में आप आ जाएं तो 13 और 14 इसमें आपको मिलेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब है कि स और ह 4 होते हैं, चारों इसी क्रम में रहते हैं। तो ये जो 14 सूत्र आपके हैं, इन 14 सूत्रों को याद करने का जो तरीका है वो इस तरीके से आसान हो सकता है कि प्रारंभ में आपको 4 सूत्रों में स्वर मिलेंगे, उसके बाद आपको व्यंजन मिलते हैं। लेकिन व्यंजनों में देखा जाए तो 5 और 6 इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, 7 में वर्ग के 5वें हैं, 8 में और 9 में वर्ग के चौथे वर्ण आते हैं, 10 में वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं, 11 और 12 में वर्ग के दूसरे और पहले वर्ण आते हैं, 13 और 14 में ऊष्म व्यंजन आते हैं। आप देखें तो सूत्र नंबर 7 से क्रम उल्टा चल रहा है, 5 4 3 2 और 1 उल्टे क्रम में नीचे लौटते हैं हम। आप ये भी कह सकते हो कि सूत्र नंबर 7 से लेकर के और 12 तक स्पर्श व्यंजन है। सूत्र नंबर 7 आप ऐसे बांट सकते हो, जो सूत्र नंबर 5 और 6 है इसमें अंतस्थ व्यंजन है। सूत्र नंबर आगे आ जाए आप तो 7 से लेकर के और 12 तक, सूत्र नंबर 7 से और 12 तक स्पर्श व्यंजन है और सूत्र नंबर 13 और 14 में ऊष्म व्यंजन है। तो आप जो 33 व्यंजन हैं उनको इस क्रम में सूत्रों में बांट सकते हो। इससे क्या है, याद करने का तरीका है वो आसान हो जाता है और हमको सही याद रहता है और सही क्रम भी हमको याद रहता है। तो आप इसको भी नोट करें कि सूत्रों में जो वर्ण हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से कर रखी है, कौन सा सूत्र कहाँ दे रखा है। क्योंकि जब आप प्रत्याहार देखोगे तो प्रत्याहारों में प्रश्न बनते हैं कि स्पर्श व्यंजनों का प्रत्याहार कौन सा है, या अंतस्थ व्यंजनों का प्रत्याहार कौन सा है, या ऊष्म व्यंजनों का प्रत्याहार कौन सा है। ये सारे प्रश्न बनते हैं जिनकी बात हम आगे जाके करेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्याहार निर्माण भी वही कर सकता है या सही निर्माण वो कर सकता है जिसको 14 सूत्र एक व्यवस्थित क्रम से याद हैं। तो ये बात तो रही 14 सूत्रों की, और इनमें से आने वाले वर्ण कौन सा कहाँ पर है उसकी। हम 14 सूत्रों को याद तो करते ही हैं और इनका कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। इनका तो मूल काम है वो प्रत्याहार निर्माण में ही आता है कि प्रत्याहार निर्माण इनके द्वारा होता है। लेकिन इनसे जुड़े कुछ प्रश्न भी देखे जा चुके हैं जो पेपरों में विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, अपने रीड में भी आ सकते हैं। तो वो भी आपके दिमाग में रहना जरूरी है कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो इन सूत्रों से संबंधित हैं। हम प्रत्याहारों की बात करेंगे उससे पहले उन प्रश्नों को पहले देखेंगे कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं जो प्रश्न इन सूत्रों से संबंधित है जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, आराम से देखें और नोट करें। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इनको हटा करके
अब हम बात करते हैं इनमें से आने वाले विभिन्न प्रश्नों की। पहला प्रश्न देखें, हम पहला पॉइंट देखें क्या आता है। जो सूत्र नंबर 6 था लण, इस लण के ल में से हम एक सूत्र आता है उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत। ये सूत्र क्या करता है, इस लड़के ल में जो अ मिला हुआ है, यद्यपि देखा जाए तो 5 से लेकर के 14 तक जो वर्ण हैं वो सब हल वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, और हल वर्ण है व्यंजन वर्ण हलंत होते हैं पहले से ही, लेकिन सूत्रों में उनको पूरा किया हुआ है क्योंकि उच्चारण नहीं हो सकता था। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिलाया हुआ है। उसी अ को हम क्या करते हैं कि इस सूत्र से उपदेशे जनुनासिक इत, जो अच वर्णों की संज्ञा करता है, हम उसमें से इस अ की क्या कर देते हैं, इस अ की इत संज्ञा कर देते हैं। और अ की इत संज्ञा का मतलब होता है लोप संज्ञा। हम आ की लोप संज्ञा कर देते हैं, हम आ का लोप कर देते हैं। तो जब आ की इत संज्ञा हो जाएगी या आ का लोप हो जाएगा तो ला की स्थिति कैसी बनेगी, हलंत, क्योंकि आ की हम इत संज्ञा करके आ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अब एक चीज़ समझ ली जाए कि कई बार क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि लोप संज्ञा का मतलब होता है वर्ण का हटना, ये मान लेते हैं, लेकिन लोप संज्ञा का मतलब वर्ण का हटना नहीं होता। ये प्रश्न भी कई जगह देखा गया है कि लोप संज्ञा होती क्या है। तो हम लोप संज्ञा को थोड़ा देख लें तो लोप संज्ञा की परिभाषा मान सकते हो आप, अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोप का मतलब क्या होता है, अदर्शनम लोप का मतलब होता है न दर्शनम, अर्थात जो दिखाई नहीं दे, जो दिखाई नहीं देता वो लोप संज्ञा होती है। इसका मतलब वर्ण तो है यहाँ पर, लेकिन जब आप उसकी गणना करोगे, जब उसको आप प्रयोग में लेकर के आओगे तो वहाँ पर वो वर्ण जिसकी हम इत संज्ञा कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देगा, वर्ण रहेगा। तो फिर आपने इसमें से आ की इत संज्ञा कर दी, तो आ की इत संज्ञा करने के बाद में ला की स्थिति बनी हलंत। अब जब ला की स्थिति हलंत बनी तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि इस ला को हलंत करने का उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम क्या निकला। क्योंकि एक जगह प्रश्न पूछा गया था कि जो लड़ में से आ की इत संज्ञा की है, लड़के ल में से जो आ की इत संज्ञा की है उसका परिणाम क्या निकला, क्यों कर दी, तो उसका भी हम कारण अभी देख लेते हैं आगे जा करके। यदि हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन से सूत्र के मध्य में से अ की इत संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों में कौन से सूत्र के मध्य में से अ की इत संज्ञा होती है, तो उसके उत्तर के रूप में आपको एकमात्र सूत्र है जिसके मध्य में से अ की इत संज्ञा मानी गई है, वो है लण। आपको उत्तर में देना होगा कि वो लण सूत्र है जिसके मध्य में से आ की इत संज्ञा हुई है, पहली बात। दूसरा, लण के ल में से आ की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र है ये उपदेशे जनुनासिक इत, या उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र कौन से सूत्र के मध्य में से अ की इत संज्ञा करता है, तो लण। उत्तर आसपास में ही है, केवल प्रश्न के पूछने की भाषा बदलती रहती है। तो आपका तो मूल काम है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो समझिए और फिर उत्तर लिखिए। अब बात आती है कि लड़के ल में से आ की इत संज्ञा करने का परिणाम क्या निकला। तो आ की इत संज्ञा का जो परिणाम था आ की इत संज्ञा का परिणाम निकला र प्रत्याहार का निर्माण। ये है इसका परिणाम। आ की इत संज्ञा की ल को हलंत रखा, वो उसका उद्देश्य था र प्रत्याहार को बनाना। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया कि भाई क्या परिणाम निकला, तो र प्रत्याहार की सिद्धि परिणाम निकला, र प्रत्याहार बना। अब जो प्रत्याहार बनते हैं, इन प्रत्याहारों में वर्ण भी आते हैं, हम आगे प्रत्याहार देखेंगे तो उसमें वर्ण भी देखेंगे। फिलहाल हम एक प्रत्याहार की बात कर लें तो ये जो र प्रत्याहार है ये
सूत्र नंबर 5 हय बरट के र से, सूत्र नंबर 6 लड़के ला तक के वर्णों को लेकर के बनता है। हय बरट के र से लड़के ला तक के वर्णों को लेकर के बनता है। तो इस आधार पर इसमें दो वर्णों की गणना की जाती है। एक आता है र जो हलंत होता है, एक आता है ल वो भी हलंत होता है। तो ये भी आपको दिमाग रखना पड़ेगा कि र प्रत्याहार में आने वाले वर्ण दोनों के दोनों हलंत माने गए हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि र प्रत्याहार में वर्ण कितने हैं, दो। कौन कौन से हैं, र और ल। र और ला है तो दोनों के दोनों हलंत हैं। यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है कि हम एक को हलंत एक को पूरा मान लेते हैं, कभी कभी दोनों को पूरा मान लेते हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही हलंत होना जरूरी है। आपको जब प्रश्न पूछा जाए तो वो ऑप्शन देखिए जिसमें र और ला दोनों हलंत दिए हुए हों। कभी कभी जल्दी में हम क्या करते हैं कि रा हलंत देख करके ला को देखते ही नहीं है, हम सीधा उसको रा को देखा हलंत है और उसको ऑप्शन भर दिया। ऐसा करने से गलतियां हो जाती हैं। आप चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ने के बाद उसके बाद जो आपका सही उत्तर जिस ऑप्शन में है उसको भर के आइए। तो र प्रत्याहार में आने वाले वर्ण दो हो गए। अब बात आती है कि जो र प्रत्याहार है इसका प्रयोग किसने किया या इसकी पहली विवेचना करने वाला कौन था। तो र प्रत्याहार की जो प्रथम विवेचना मानी गई है कि इसकी विवेचना करने वाला कौन था, तो र प्रत्याहार की प्रथम विवेचना मानी गई है कैयट के द्वारा। कैयट वो विद्वान हैं जिन्होंने महाभाष्य पर टीकाएं भी लिखी हैं। तो कैयट जो हैं उन्होंने र प्रत्याहार की प्रथम विवेचना की या प्रथम व्याख्याकार हैं। और इसी प्रत्याहार को जब उन्होंने कैयट ने इसको बना दिया तो एक प्रश्न बनता है कि स्वीकार न करने वाला, मतलब ये हो गया कि र प्रत्याहार को स्वीकार करने वाला एक विद्वान था जिसने नहीं किया था। न स्वीकार करने वाले विद्वान था वो आपको मिलेंगे भट्टोज दीक्षित, नागेश भट्ट थे। नागेश भट्ट वो विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था कि इस र प्रत्याहार को बनने के बाद उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था कि र प्रत्याहार नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने इसको स्वीकार किया था। तो इसकी गिनती प्रत्याहार में हुई और प्रत्याहारों की संख्या बढ़ी और गिनती भी ऐसी हुई कि इस र प्रत्याहार को पाणिनि के जो प्रत्याहार थे जो अष्टाध्यायी में लिखे हुए थे उन्हीं के साथ इस प्रत्याहार को जोड़ दिया गया। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रत्याहार की संख्या कुल मिलाकर के 42 हो गई। तो ये प्रत्याहार आपको लिखा मिलता है अष्टाध्यायी के अंदर। अब ये इस प्रत्याहार को स्वीकार क्यों किया गया, क्योंकि र प्रत्याहार का जो प्रयोग था, र प्रत्याहार का प्रयोग इन्होंने ऐसी जगह दिखाया था कि जिसको मान्य करना पड़ा था। इन्होंने इसका प्रयोग गुण संधि के अंदर दिखाया था। कैयट ने र प्रत्याहार का प्रयोग गुण संधि के अंदर दिखाया। गुण संधि में इन्होंने जो हम री और री, अर और अल इनके जो उदाहरण बनाते हैं उन उदाहरणों में र प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का प्रयोग ही किया जाता है। इसलिए सही प्रयोग उन्होंने गुण संधि में दिखाया जो सही भी था, तो उसका प्रयोग सही होने के कारण इस प्रत्याहार को मान्यता दी गई और इस प्रत्याहार को पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही जोड़ा गया। क्योंकि संख्याओं पर भी कभी कभी प्रत्याहारों का विवाद रहता है, 41, 42, 43, 44 संख्या चलती हैं, लेकिन सबकी संख्या अलग अलग चलती है, वो हम आपको आगे बात करेंगे। तो र प्रत्याहार यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्याख्याकार कौन है तो कैयट है। र प्रत्याहार को स्वीकार न करने वाला विद्वान कौन है तो नागेश भट्ट है। र प्रत्याहार का सही प्रयोग कहाँ मिलता है तो गुण संधि के अंदर मिलता है। तो ये तो रही बात किसकी, लण के ल में से अ की इत संज्ञा करने की बात कि इसमें से क्योंकि क्या परिणाम निकला, कौन सा प्रत्याहार बना, कौन कौन से वर्ण आते हैं, किसने बनाया, किसने स्वीकार नहीं किया, प्रयोग कहाँ दिखाया गया। ये सारे प्रश्न आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और यही अब ज़्यादा ज़रूरी है, इनको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। तो आप उनको एक एक चीज़ को देखते जाएं, एक एक चीज़ को नोट करते जाएं और उनको रखें याद। तो ये तो रही बात र प्रत्याहार की। अब इससे आगे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनसे जुड़े 2-4 प्रश्न और भी हैं जो सूत्रों से संबंधित हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। वो वर्ण कौन कौन से हैं, वो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं।
हमने जो 14 सूत्र देखे, उन 14 सूत्रों में ऐसा कोई वर्ण नहीं जिसकी आवृत्ति हुई हो, एक वर्ण को छोड़ करके। एक वर्ण ऐसा है जिसकी आवृत्ति हुई है और वो है ह। अब आवृत्ति वाला वर्ण, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में आवृत्ति वाला वर्ण कौन सा है, तो आवृत्ति वाला वर्ण है ह। इसकी आवृत्ति आपको मिलेगी ह, य, व, र, ट और एक मिलेगी हल। सूत्र नंबर 5 में ह और सूत्र नंबर 14 में ह 2 बार आया हुआ है और दोनों बार ही गिनती में आता है। तो आवृत्ति का मतलब होता है एक वर्ण का 2 बार आना, ना कि बार बार आना। कई बार ये प्रश्न बनता है कि सर आवृत्ति का मतलब बार बार आना, लेकिन आवृत्ति का मतलब बार बार आना नहीं, आवृत्ति का मतलब केवल 2 बार आना। तो एक ही वर्ण है 14 सूत्र। यदि आप क्रम से ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको एक वर्ण मिलेगा जो 2 बार आया है और दोनों बार ही गिनती में आता है, वो है केवल ह। तो आपको ध्यान रखना है कि आप माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति हुई है, या कौन सा वर्ण है जो 2 स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है, तो वो वर्ण कौन सा है, वो वर्ण है आपको मिलेगा ह। ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ता है। उसी क्रम में हम आगे जाएं तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों में एक वर्ण ऐसा है जिसकी इत संज्ञा 2 बार हुई है। तो प्रश्न बनता है कौन सा वर्ण है जो 2 बार इत संज्ञक है। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार इत संज्ञक है, या तो अब इत संज्ञा करें हम बात, तो वो वर्ण आपको मिलेगा अण। सूत्र नंबर 1 में मिलता है आई ऊण और सूत्र नंबर 6 में मिलता है लण। तो यहाँ पर अण और यहाँ पर अण। अब इनके अलावा ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो सूत्र के अंत में आया हो, हलंत हो और हटरा हो या इत संज्ञक हो। तो 2 प्रश्न बनते हैं, आवृत्ति बनती है या 2 स्थानों प्रयुक्त बनता है, वो है ह, और इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, वो है अण। तो ये 2 प्रश्न अलग अलग रखने हैं हमको, और याद रखना है कि वो इत संज्ञक पूछ रहा है या आवृत्ति पूछ रहा है। क्योंकि गलती कभी हो जाती है कि इत संज्ञक में हम हा भर देते हैं और आवृत्ति में हम अणा भर देते हैं। ऐसा हुआ भी है, पेपर में आ चुका है। तो आप ध्यान रखें, आवृत्ति पूछ रहा हो तो आपको ह भरना है, और इत संज्ञक पूछ रहा हो तो आपको अणा भरना है। इन प्रश्नों को संस्कृत में कैसे पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इन सूत्रों को पढ़ाने के बाद एक क्लास में हम प्रश्न इकट्ठे करेंगे, उन प्रश्नों को संस्कृत में आपको लिखाएंगे। तो वो आपको वहाँ दिखाएंगे कि प्रश्न कैसे पूछता है और आपको उसका मतलब क्या निकालना है और उत्तर क्या भरना है। फिलहाल हम इनको देख लेते हैं। तो इत संज्ञा वर्ण अणा हो गया, आवृत्ति वाला वर्ण हा हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे जाएं तो ये प्रश्न पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण इत संज्ञक होते हैं। तो आपको देखें तो माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक माना गया है। प्रत्येक सूत्र का जो हलंत वर्ण हम देख के आए थे वो इत संज्ञक होता है, इसीलिए हम उसको गिनती में लेकर के नहीं आते। तो प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। इसका प्रश्न भी हम आपको देंगे संस्कृत में कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि समस्या रहती है कि जब प्रश्न यहाँ तुम देख रहे हैं ना, जब वही चीज़ संस्कृत में भाषा में लेकर के आती है तो फिर वो समझ में नहीं आती पूछना क्या चाह रहा है। तो हम वो भी आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे। एक क्लास में आपको केवल प्रश्न ही प्रश्न दिए जाएंगे। तो नंबर 5 जो आपका आएगा, जैसे सूत्रों का अंतिम वर्ण संज्ञक हो गया। अब बात आई संख्या की कि भाई माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने वर्ण इत संज्ञक माने गए हैं। तो यहाँ संख्या में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी हम 14 भर देते हैं क्योंकि सूत्र हमारे पास 14 हैं, लेकिन इत संज्ञक वर्णों की संख्या आपको पूछी जा रही है। इत संज्ञक वर्ण की संख्या पूछी जाती है तो वहाँ आपको कुल मिला करके 15 वर्ण लिखने होते हैं, क्योंकि लड़के ल में से जो अ की इत संज्ञा हम करके आए थे वो भी इत संज्ञक वर्णों के साथ ही गिना जाता है। इसलिए प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक 14 वो हो गए, और लड़के ल में से आ की इत संज्ञा की एक वर्ण वो हो गया। तो कुल मिला करके इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, 15 है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कितने इत संज्ञक वर्ण हैं, कौन सा वर्ण इत संज्ञक है। तो अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। टोटल संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और उसके बाद हम आगे देखा जाए तो आपसे पूछ रहे हैं कि
मायसो सूत्रों में से यदि आप वर्णों का विभाजन पूछें, वर्णमाला का विभाजन पूछें, मायसो सूत्रों में वर्णमाला का यदि पूछ लें कि वर्णमाला का विभाजन क्या है, तो वर्णमाला का विभाजन जो है वो है 9 और 33। 9 स्वर हैं और 33 क्या है, व्यंजन हैं। 9 स्वर 33 व्यंजन। स्वरों की संज्ञा अच है और व्यंजन की संज्ञा हल है, ये हम आगे जाकर के बात कर लेंगे। तो ये कुछ सामान्य से प्रश्न जो मायसो सूत्रों से संबंधित हैं, मायसो सूत्रों से जुड़े हुए हैं, जिनमें प्रश्न इनके आए भी हैं, पूछ भी लिए गए हैं, तो इनको आप और याद रखें कि कौन कौन से वर्ण हैं, कैसे वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना जरूरी है। तो इनसे जो जुड़े प्रश्न संस्कृत भाषा में वाली बात करें हम, क्योंकि समस्या ये भी रहती है कि ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में आपको बता नहीं सकते क्योंकि हो सकता है समझ में नहीं भी आए, लेकिन हिंदी में लिखा है। पर संस्कृत के पेपर जब आता है तो वो संस्कृत में आएगा, भाषा में आएगा। तो इनसे संबंध जो प्रश्न है, जो जुड़े प्रश्न हैं इनसे, कि ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रति वाला, इत संज्ञा वाला कैसे पूछा जाएगा, इनको आपको एक क्लास में आपको पहले बता दिया गया है कि एक क्लास जो हम अगली क्लास करेंगे उसमें आपको यही बताएंगे कि इनसे संबंधित प्रश्न है कौन कौन से और कैसे कैसे पूछे जाते हैं और आपको उत्तर देने कैसे हैं। तो इतना आप करिए कि मायसो सूत्र 14 हैं, इनको याद करिए, एक व्यवस्थित क्रम में याद करिए, और उसके बाद याद करने के बाद में वो उनमें वर्णों की व्यवस्था क्या है वो आपको बता दिए है कि वर्ण किस व्यवस्थित क्रम में आते हैं, उसी क्रम को याद करिए। इससे आपको सूत्र याद करने में समस्या नहीं आएगी। और उसके बाद जो कुछ पॉइंट आपको दिए गए हैं इनको याद करिए, इनके प्रश्न आपको आगे दे दिए जाएंगे।